स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। दरअसल आपको बता दें कि चुनावी सीजन की शुरुआत होने से पहले ही नेताओं के विवादित बयान की बौछार की शुरुआत हो गई है। भले ही लोकसभा चुनाव के लिए अभी काफी समय है, लेकिन उससे पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और वहीं नेताओं के बिगड़े हुए बोल भी सामने आने लगे हैं। दरअसल अडानी स्टॉक विवाद को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। 17 फरवरी को अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर कांग्रेस की एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को नरेंद्र गौतम दास मोदी के रूप में विवादित बयान देकर उनका मजाक उड़ाया। हालांकि पवन खेड़ा के बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी उनके बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा और उनके बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से पलटवार किया है। स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का That's true. के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है। ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, नतीजा आपने देखा है। तो चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं कि पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर अब कांग्रेस प्रवक्ता बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच लखनऊ और वाराणसी में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पवन खेड़ा के बिगड़े हुए बोल पर अब कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है और वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस पार्टी को घेरने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान से पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान पर अब बीजेपी प्रदर्शन करेगी। तो एक तरफ जहां कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया, उसे लेकर अब बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और इसे लेकर अब बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके के विवादित बयान दिए जाते हैं, इसे लेकर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी को कब और क्या कुछ विवादित बयान लेकर बोले हैं, क्या कुछ बयान दिए हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले पवन खेड़ा की बात कर लेते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी थी, तब भी इसी तरीके से विवाद हुआ था। वहीं मधुसूदन मिस्त्री ने औकात दिखा देंगे जैसा बयान दिया था। लेकिन कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान की लिस्ट यही नहीं रुकती है। इसके अलावा सुबोधकांत सहाय ने हिटलर से तुलना प्रधानमंत्री की कर दी थी। इसके बाद शेख हुसैन ने कुत्ते की मौत जैसे विवादित बयान दिए थे। वहीं उमंग सिंघार की तरफ से भी राक्षस से तुलना करना कहीं ना कहीं उन बयानों में शामिल है जो बेहद आपत्तिजनक थे, शर्मनाक थे। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने सबसे क्रूर बताया। इसके अलावा गौरव वल्लभ की तरफ से रंगा बिल्ला से तुलना कर दी गई थी प्रधानमंत्री की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस विवादित बयान देती है। मणिशंकर अय्यर ने नीच तक बताया था।
वहीं अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो गंदी नाली से तुलना उन्होंने कर दी थी। तो देखा आपने कि किस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक के बाद एक लगातार विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है, लेकिन इन विवादित बयानों से कांग्रेस को हर बार भारी नुकसान ही झेलना पड़ा है और पार्टी की ओर से नसीहत के बावजूद भी कांग्रेस नेता विवादित बयान देने में जुटे हुए हैं। वहीं अगर आपको बताएं कि कांग्रेस को कब कब किस तरीके से नुकसान हुआ है विवादित बयान देने पर, वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस को जितनी बार उनके नेताओं ने इस तरीके का विवादित बयान दिया है उससे भारी नुकसान हुआ है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं इससे जनता की सहानुभूति भी बटोरी है। हालांकि कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आती है और चुनाव में बीजेपी को जनता का साथ मिला है और कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने ही बयानों को लेकर घिरती रही है। विवादित बयानों से जनता ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। बीजेपी ने बनाई बहुमत से सरकार और जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। वहीं जब जब कांग्रेसियों के बोल बिगड़े तब तब सियासी घमासान भी मचा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणियां करके, प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के गलत शब्दों का इस्तेमाल करके कांग्रेस राजनीति में अपनी वापसी कर पाएगी? और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं और बीजेपी से हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी बने हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ संदीप त्रिपाठी बने हुए हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत संदीप त्रिपाठी जी मैं आपसे कर रही हूं, क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है। चलिए, उसमें कोई गलत नहीं है, वो आपके विरोधी हैं तो आप उनके खिलाफ जरूर अपनी नफरत दिखाएंगे, जरूर आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक ऐसे शख्स जिसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, आप किसी के पिता के नाम को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस को शोभा देती है? करिश्मा जी, पहली बात तो आपसे आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि पवन खेड़ा जी ने क्या कहा है कृपया उनकी बाइट चला दें, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप है। हाँ। उसके बाद मैं अपनी बात बिल्कुल वो बाइट भी चलाऊंगी और आपको बाइट में सुनाऊंगी भी पहले चला क्या बोला है, ताकि आपके दर्शकों को पता चल जाए जो विवादित है क्या। ठीक है, ठीक है। मैं चलिए आपको वो बयान ही दिखाती हूँ कि पवन खेड़ा की तरफ से क्या कहा गया और शायद आपको भी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से विवादित टिप्पणी दी है। शायद आपको अभी तक उसमें कुछ विवादित नजर आ नहीं रहा है। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, ये दर्शकों पे छोड़ दीजिए। अब संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो? हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते। ठीक है संदीप जी, आपने सुन लिया क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने? आपको इसमें कुछ भी विवादित नहीं लगता है? सुन लिया और आपके दर्शकों को पता चल गया होगा कि उन्होंने उनको जानकारी नहीं थी। अच्छा। और वहीं पर उस बात को उन्होंने दुरुस्त करके सॉरी भी बोल दिया। ठीक है, ठीक है, सॉरी सिर्फ आपको, ठीक है। सुनिए अब संदीप जी मेरी बात सुनिए, संदीप जी मेरी बात सुनिए, सीधा सीधा सवाल आपसे है। इंडिया का बच्चा जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम क्या है? पवन खेड़ा इतने सालों से राजनीति में है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें प्रधानमंत्री का पूरा नाम नहीं पता है, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता और राजनीति करने आ गए। और मान भी लेते हैं कि चलिए कई बार जुबान फिसल जाती है, चलिए मान लिया जुबान फिसल गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से मजाक उड़ाया और ठहाके लगाते नजर आए, अगर ये ठहाके नहीं भी लगाते तो शायद समझ जाते कि उन्होंने गलती से बोला जुबान फिसल गई। इन ठहाकों से आप कहां कह सकते हैं कि उनकी जुबान फिसली है? सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि जानबूझ के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पिता का गलत नाम लिया और फिर इस तरीके से मजाक उड़ाते दिखाई दिए। और आप कह रहे हैं इसमें विवादित क्या है? जी
मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर आपने भूमिका बांध ली हो तो मैं अपना रिप्लाई कर दूं। देखिए करिश्मा जी, जब आप जो क्लिप चलाई वो आप 10 को पर छोड़ दी, और जो एक FIR हो गई है उसमें जांच हो जाने दीजिए, कोर्ट की जो कार्रवाई होगी उसका तो पवन खेड़ा जी सामना करें। कहीं भी मुझे नहीं लगता कहीं पर भी उन्होंने कोई अभद्र टिप्पणी की है। और रही बात गौतम दास की बात, संबित पात्रा जी आकर नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं, दुनिया जानती है नरेंद्र मोदी दामोदर दास, तो मैं कह रहा हूँ 90% लोग नहीं जानते हैं। और रही बात जो आप ये कह रही है बाप वाली बात, तो बात अब संबित पात्रा आकर आज टीवी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे बाप है, कोई बात इसी बात को कोई बोल दे तो उस पर आप FIR करा दिएगा। और दूसरी बात, ये घटना कहाँ की है, बोला कहाँ गया, वहां पर FIR नहीं हो पाई। भावना कहाँ आकर आहत हो रही है, उत्तर प्रदेश के बनारस में और हजरतगंज। पूरे इंडिया में कहीं भी भावना आहत हो सकती है, किसी एक राज्य की भावना की बात नहीं है। प्रधानमंत्री किसी एक राज्य के नहीं है, वो पूरे भारत के हैं और कोई भी कहीं भी FIR दर्ज करा सकते हैं। लेकिन बेहद शर्मनाक ये भी है और नहीं संदीप जी, बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि यहाँ टीवी स्क्रीन पे बैठ के आपने एक बार भी नहीं बोला कि पवन खेड़ा की तरफ से गलती हुई, उन्होंने गलत शब्द बोले और उन्हें इस तरीके से प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था और इस तरीके से ठहाके नहीं लगाने चाहिए थे। आप तो उनके बयान को बैठकर यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं। आपके हिसाब से तो जो हुआ वो सही हुआ। अरे करिश्मा जी, प्रवचन मत दीजिए, प्रवचन आप दे रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। प्रवचन देने आप बैठे हैं और इसलिए आपको गलती नजर नहीं आ रही है। मैं आपको सच्चाई का आईना दिखा रही हूँ, लेकिन कांग्रेस देखना नहीं चाहती। पत्रकार रहिए, आप एंकर रहिए, आप पार्टी मत बनिए। देखिए यही होता है, सुनिए संदीप जी, यही होता है जब किसी पार्टी के पास कोई तर्क नहीं होता ना, कोई जवाब नहीं होते ना, कोई लॉजिक नहीं होता, तो वो सीधे आ जाते हैं एंकर पे सवाल उठाने। क्योंकि आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि ये गलत बयानबाजी थी, इसलिए आपके पास कोई तर्क ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए आप मेरे पे सवाल उठा रहे हैं। जवाब कहाँ से देंगे, जवाब बोलने नहीं देंगी, जवाब कैसे आएगा? तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि एंकर बनिए? मैं यहाँ पर एंकर हूँ इसलिए सवाल उठा रही हूँ, आपकी तरह राजनीति करने नहीं बैठी हूँ कि आपके गलत बयानबाजी का साथ दूंगी। सवाल उठाइए, कितने ब्राह्मणों की हत्या हो रही है उस पर सवाल उठाइए, कितने लोगों की हत्या हो जा रही है उस पर उठाइए, लगातार जो है अपमान हो रहा है, आप कह रहे हंसिए मत। अरे आज हैप्पी इंडेक्स में आप कहाँ पहुंच गए पता है? क्या चाहती है कि मतलब लोग हंसना छोड़ दें, लोग आत्महत्या करें तब आप संतुष्ट रहेंगी? लोग लगातार मरते रहे उससे खुश रहेंगी? आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आपके पास जवाब नहीं है। जिस सवाल पे जवाब मांगा है उस पर तो आपके पास जवाब है नहीं। सुनने की क्षमता रखिए। आपके पास जवाब नहीं है, जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसका जवाब दीजिए। मैं जवाब आपसे जवाब मांग रहे हैं, लेफ्ट आप राइट में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप सुनना तो सीखिए मोहतरमा। मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप मुद्दे पर बात कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए और मुझे मत सिखाइए कि मैं यहाँ पर एंकर का काम कर रही हूँ या राजनीति कर रही हूँ। राजनीति करना आपका काम है, मेरा काम है सवाल पूछना। अरे टाइम नष्ट कर रही है, दर्शकों का समय खराब कर रही है आप। जवाब सुनिए, देखिए करिश्मा जी 10 मिनट हो गए कांग्रेस के नेता को। ठीक है, अरे खेमचंद जी, अरे आप पूरा समय ले लीजिए, मुझे कम से कम 2 मिनट तो बोलने अपनी बात रखूं। ठीक है खेमचंद जी, विदाउट इंटरप्टेड आप रुक जाइए। संदीप जी, जब आपके पास लॉजिक वाली बातें होंगी तब आइएगा। बिल्कुल लॉजिक वाली बात है। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ। एक प्रतिक्रिया बीजेपी से लेने दीजिए। अरे हमने कुछ बोला नहीं, प्रतिक्रिया क्या है लेंगे? आपको समय दिया था लेकिन आपको पता नहीं था बोलना क्या है, इसलिए मेरे ऊपर सवाल उठा रहे थे। अपना प्रवचन कर रहे थे। खेमचंद शर्मा जी, आप बताइए, क्योंकि क्या लग रहा है कि ये जो कांग्रेस की बौखलाहट है किस वजह से है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रायपुर में ईडी की कार्रवाई चल रही है वो बदले की कार्रवाई है, और जिस तरीके से कांग्रेस का रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन होना है, क्या ये बौखलाहट इस वजह से भी है? आप भाजपा कांग्रेस पर सवाल करिएगा, करिश्मा जी इनको म्यूट कराइए। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने टीवी पे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पिताजी की बेइज्जती की, संदीप
संदीप जी बीच में मत बोलिए, संदीप जी रुक जाइए। कर रहे हैं संदीप लगातार कह रहे हैं संदीप जी भगवान नहीं होता, हम नहीं कह रहे भगवान होता है, लेकिन देश का नेतृत्व करते हैं, देश के लीडर होते हैं और उनके पिताजी जो संदीप जी, आप अपमान तरीके से संदीप जी, अपमान तरीके संदीप जी रुक जाइए, इतनी बौखलाहट किस बात की है, शोभा देता है, किस बात की है इतनी बौखलाहट, रुक जाइए एक मिनट। पता नहीं है नरेंद्र जानता है उनके पिताजी का नाम क्या है। ठीक है, संदीप जी की आवाज म्यूट कीजिए, मैं ठीक है मैं पीसीआर से बोलूंगी, संदीप जी की आवाज उन्होंने म्यूट अभद्रता की, कीजिए। इंटेंशनली उन्होंने अपमान करने का काम किया, ठाके लगाए, रिपीट भी किया। ये गलती जो लोगों ने उनकी गलती को पॉइंट आउट किया, उसके बाद रिपीट किया, अपने आप में दिखाता है कि पवन खेरा अटेंशन पाने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ, उनके पूज्य पिताजी के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे। देश इसको सहन नहीं करेगा। आप बनारस की बात करते हैं, बनारस से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एमपी हैं, वहाँ की जनता का जो दुख है, वहाँ का जो गुस्सा है वो बिल्कुल आएगा सामने, वही आ रहा है। आज पूरे देश में गुस्सा है, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं और कांग्रेस का नेतृत्व चुप है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व के सह पे ही उनके स्पोक पर्सन लगातार आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आप जितनी अभद्र टिप्पणी करोगे उतना ही कांग्रेस धरातल में जाती जाएगी। अभी वर्तमान में जो इलेक्शन हुए पता चल गया किस तरीके से कांग्रेस का सत्यानाश हुआ, किस तरीके से कांग्रेस गुजरात में धरातल में चली गई। आपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को रावण बोला, उनकी आदरणीय माता जी पे भी अभद्र टिप्पणी की, बार बार आप उनको नीच, कभी कुछ, कभी मौत का सौदागर कहते रहते हो। आप जितना पर्सनल टिप्पणी करोगे उतना ही आपको नुकसान होगा, क्योंकि आज कांग्रेस के चोरे पकड़े जा रहे हैं, दलाल पकड़े जा रहे हैं, घूसखोर पकड़े जा रहे हैं, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग पे छापा पड़ रहा है। तो ये ठीक है, बौखलाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है इसलिए कांग्रेस की बौखलाहट है जो इस तरीके से सामने आ रही है और इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। संदीप त्रिपाठी जी, आपकी आवाज म्यूट है, नहीं आ रही, तो आप बीच में मत बोलिए। अगर आप बीच में नहीं बोलेंगे तो फिर आपकी बात भी रखी जाएगी। ठीक है सर, संसद में ये म्यूट कर देते हैं, आप म्यूट कर दीजिए। बिल्कुल, आप अगर बीच में संदीप त्रिपाठी जी अगर आप तर्कों के साथ सही से बात करें तो शायद आपको म्यूट ना करना पड़े। मैं कह रहा हूँ आप मुझे बोलने देंगी तब सही से बात करूंगा। बिल्कुल, आप ही के पास आ रही हूँ संदीप त्रिपाठी जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। संदीप चौधरी जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने बयानबाजी की है, चलिए बेहद शर्मनाक इसलिए भी हो जाती है कि एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि आपकी जुबान फिसल गई है, आपने गलती से कोई नाम ले लिया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया और जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी के बाद ठहाके लगाए, इससे तो सीधे तौर पे दर्शाता है कि वो जानबूझ के इस तरीके से मजाक उड़ा रहे थे, किसी के पिता का नाम लेकर, गलत नाम लेकर, वो भी ऐसे शख्स का जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखिए करिश्मा जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल तसातल में पहुंच चुकी है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से ये नाम लेकर के मोदी जी के पिताजी का मजाक उड़ाया गया, ये प्री प्लान था। इतनी जानकारी हमें भी है, आपको भी है, देखने से भी चल जाती है। और राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो ऐसा दिखाया जाता है कि जबान फिसल गई, लेकिन जबान फिसलने वाली कहानी, उसको करेक्ट करने वाली कहानी और उसको हास्यास्पद बनाने का पर्पस, जब किसी चीज को आप हास्यास्पद बनाना चाहते हैं इसका मतलब वो पूरा प्री प्लान्ड है। लेकिन करिश्मा जी, मैं इतना और कहना चाहूंगा कि ये शुरुआत यहीं से नहीं है, ये शुरुआत हमारे देश की राजनीति में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको नहीं बख्शा गया, उनका भी चरित्र हनन हुआ है। मैं नहीं जाना चाहता इतना डीपली कि किस पार्टी के नेताओं ने किया, किस पार्टी ने किया। इंदिरा गांधी का भी चरित्र हनन हुआ है, राजीव गांधी का भी चरित्र हनन हुआ है, आज मोदी जी का भी चरित्र हनन। तो ये सभी पार्टियों को इन चीजों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमारे जो बड़े नेता हैं या कोई भी नेता है, हमें इन चीजों में नहीं जाना है कि हम किसी को पप्पू बोलने लगे या किसी के पिताजी की मजाक बनाने लगे।
तो इन चीजों पर हमारे जो सांसद हैं, जो लेकिन संसद में संदीप बैठे जी, हैं, वो सवाल पूरे तो ये देश भी की उठता है कि राजनीति में स्टैंडर्ड सभी सेट कर सकते हैं। राजनीति जो युवा में नेता सभी आने वाले नेता जन एक जन दूसरे के सामाजिक खिलाफ ऐसे गलत लोग बयानबाजी हैं, करते ये हैं। लोग एक संदीप स्टैंडर्ड जी, सेट कर सकते हैं और इन्हीं के बताए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अदरवाइज ये गंदगी लेकिन हिंदुस्तान की संदीप जी राजनीति एक में बात इसी बताइए, तरीके से चलिए ये समय बात समय पर परोसी जाए। संदीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ये मान लिया कि जी, चलिए जी। गलत बयानबाजी किसी भी नेता की तरफ से नहीं होनी चाहिए और की जाती है, क्योंकि राजनीति में लगातार देखा जाता है कि हर एक नेता को घेरा जाता है और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसपे रोक लगाने के लिए बार बार कहने के बावजूद भी कोई नहीं रुकता। लेकिन जब आप राजनीति से जुड़े हुए शख्स पर सवाल उठाते हैं तो वहां पर समझ आता है कि आप एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनके नाम का मजाक उड़ाना कहां तक सही है? देखिए करिश्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अंदर से द्वेष की भावना में या कुछ भी इस तरीके की हरकत करते हैं, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है, अगर मैं मोदी जी का मजाक उड़ाऊंगा या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा तो इसका जो राजनीतिक फायदा होगा, जो सामाजिक फायदा होगा, वो मोदी जी को मिलेगा। ये हर पार्टी को और हर पार्टी के नेता को ध्यान रखना पड़ेगा। आप करिए मोदी जी का। आपने देखा दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जब आए, उनकी कितनी बेइज्जती की गई, उनको गाड़ी पे थप्पड़ मारे गए, कभी हेलमेट लगाया गया, कभी उसका तो आपको लगता है कि ये कांग्रेस की जो बयानबाजी है कहीं ना कहीं उन्हीं के खिलाफ जाएगी और उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? इससे कोई भी राजनीतिक दल फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन संदीप जी, आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? देखिए, आप हमें कुल्हाड़ी बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा जी, इस चीज से मैं इनकार नहीं कर सकता। कोई भी पार्टी या कोई भी नेता इस तरीके की हरकत करेगा तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होगा। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी क्या कह रहे थे कि आप कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं? ठीक है, मारिए, लेकिन हमें भी देखना है कि जो कांग्रेस बार बार भारत जोड़ो यात्रा करके देश में एकजुटता और एक बार फिर से देश की स्थिति सुधारने की बात कर रही है, वो इस तरीके की बयानबाजी करके जनता का फायदा कहां तक पहुंचाएगी? फिर किस तरीके से आप जनता के मुद्दे उठा पाएंगे जब आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं? तो करिश्मा जी, ये आपकी नजर में आपको लग रहा है कि कुल्हाड़ी है, जब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई गलती की ही नहीं है। एक जबरदस्ती का जो है प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। इसके पहले बहुत सारे प्रोपोगंडे फैलाए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति है। आज जो मुद्दों की राजनीति, लेकिन ऐसा ये बयान देख के तो ऐसा लग रहा है कि ओछी राजनीति कांग्रेस कर रही है। चलना शुरू कर दिए। अब सुनिए ना, अभी तो बहुत सवाल कर रहे थे ना। आप मेरा को छुए हो, आप क्या हो, आप अपने बारे में अपना जान सकते हो। खेमचंद शर्मा जी, आपने 10 मिनट पहले खराब किए, अब फिर आप शर्मा जी एक मिनट रुकिए। और आपके नेशनल स्पोक पर्सन टीवी पे बैठ के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे अवैध टिप्पणी करते हैं, क्या यही सिखाया गया है? खेमचंद शर्मा जी एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी, फिर आप जवाब दीजिएगा। परेशानियों को समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने करप्ट नेताओं को बचाना है और दूसरे नेताओं पे अवैध टिप्पणी करनी है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, एक मिनट रुकिए। संदीप त्रिपाठी आप जवाब दीजिए। जी, जवाब मैं दे रहा हूँ। ये तो कह रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए, इस तरीके की कोई टिप्पणी की नहीं गई है। आप इसीलिए मैंने विजुअल की बात की, आपके दर्शक समझ जाएंगे कि टिप्पणी की गई है। आंखों देखिए चीज को आप झुका रहे हैं। माफी नहीं मांगोगे, देश चुप नहीं होगा। तो से माफी मांगी जाती है क्या? अपने रिश्तेदारों से पैसा लुटाओ, उसके बाद भेज दो 5,000 जानते हैं। किसी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों के दोनों जमानत पे हैं। इस तरीके से हजारों इन्वेस्टर का पैसा खा लिया गया। इस तरीके से हजारों इन्वेस्टर की कंपनी को 5 लोगों को दे दिया गया। कौन डकैत है? देश से जाता था जिससे जनता के 15 शर्मा जी एक मिनट कौन डकैत है? खेमचंद शर्मा जी एक मिनट रुक जाइए, आपके पास आऊंगी, फिर आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके अपनी बात रखिए। खेमचंद शर्मा जी एक मिनट रुक जाइए। खेमचंद शर्मा जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो रुक जाइए, म्यूट करवाइए। नहीं तो आपकी आवाज भी म्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, मैं जवाब दे लूं। पहले तो मर्यादा का उपयोग करें। ठीक है ठीक है, अगर वो मर्यादा में रहते तो शायद इस तरीके की बयानबाजी नहीं होती। अरे आदमी सुनिए भाई। संदीप त्रिपाठी जी, अरे भैया की तरफ मुक्त हो गया है आप लोगों का, बोलते हो। ठीक है, अरे मोदी जी को कह देगा। खेमचंद शर्मा जी एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके अपनी बात रखिए। वही चीज मैं आपको फिर से कह रही हूँ।
नाली से गैस बना लेते हैं, उनको कह दीजिए बना ले, कम से कम तो राष्ट्र का उद्धार कर रहा हूँ, मोदी जी का तो करेगा। आपके मुंह से क्या निकलता है? गंदगी। शर्मा जी आप फिर से बीच में बोल रहे हैं बार बार। मैं कह रही हूँ 1 मिनट रुक जाइए, आपको पूरा समय दूंगी, सबको एक एक करके समय दे रही हूँ जी। आप लोग सिर्फ एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, किसी की बात क्लियर नहीं हो रही है, ओवरलैप करने से किसी की बात क्लियर नहीं हो पाएगी। करिश्मा जी यही बड़ी गंभीरता की बात है कि आज यहाँ मुद्दों की बात होनी चाहिए। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक व्यवस्था बदतर है, रोजगार लग नहीं रहा है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, लगातार जो वादे हुए तो आप तो प्रधानमंत्री को गाली देकर मुद्दों की बात कर रहे हैं। देखिए मैं तो 10 सेकंड बोला हूँ, 10 सेकंड बोला हूँ। क्या 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 फिर अभी बोल लीजिए, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपने खुश है, मतलब बोलने नहीं दीजिएगा, कहानी बिठा रहे भाई। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो मुद्दे की बात कीजिए ना, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? क्या मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। 10 सेकंड बोला हूँ, आप शुरू हो गए। आप बैंकर पे जी सुनिए, पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हो, ये शोभा सुनिए। अरे साहब सुनिए ना, अरे भाई हम तो चारों तरफ से लड़ रहे हैं, हम देश के गद्दारों से लड़ रहे हैं, उसमें हम भाजपा भी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, सबको। जी आप मुझे बात रखने के लिए मौका दिया है, आपका आभार है, लेकिन कृपया मुझे कम से कम 1 मिनट तो सुन लीजिए। देखिए जिस तरीके से आज मुद्दों की बात हो नहीं पा रही है, इसी तरीके के मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है जो मुद्दे है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने कोई विवादित टिप्पणी दी है, संविधान पर आपको भरोसा है, आपने FIR की है, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। आज इतना बड़ा, इतने जो लोग इतने मर जा रहे हैं, आपने कानपुर में ब्राह्मण को जलाकर मार डाला, 2 लोगों को हरियाणा में ले जाकर जिंदा जला दिया, उस पर चर्चा ना हो। आप अडानी को इतना पैसा लुटा दे रहे हैं, उस पर चर्चा ना हो। आपके 5000 व्यापारी गुजरात से भाग के गए, जिसमें क्या चुनाव आता है तो पता चलता है कि अब आ रहा है माल्या, अब आ रहा है मोदी, ऐसी चर्चाएं सुनने को मिलती है। उस पर बात ना होकर आज एक कोई मुद्दा, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि उन्होंने बेइज्जती की है, अपमान किया है, FIR हो गई है, कार्रवाई हो जाने दीजिए। और एक बात आप समझिए, कार्रवाई आप मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री ही तो थे आज के 9 साल पहले, उनके बारे में ही मोदी जी क्या कहते थे, मनमोहन सिंह, उनके बारे में मोदी अब तो दिया। अभी 45 सेकंड हुआ, 45 सेकंड देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने सेकंड चला रखा है। 45 सेकंड, 15 सेकंड और सुन लीजिए। सुनिए संदीप जी, यहाँ पर आप इस तरीके से बात करने के लिए नहीं बिठाए गए हैं, लॉजिक के साथ बात कीजिए। और समय अगर मेरे को लगेगा कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो मैं बीच में आपको टोकूंगी। आपको समझ में आ रही है ये बात? मैं करिश्मा जी सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मोदी जी ने एक परिपाटी रखी, मोदी जी ने ये बात कही कि जो है सूपनखा, एक संसद में महिला सांसद को वो सूपनखा कहते हैं, उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। मोदी जी ही जर्सी गाय कहते हैं सोनिया गांधी जी को, राहुल जी के बारे में पप्पू और जो है विदेशी बछड़ा, पता नहीं कैसे कैसे अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उस पर आप बात नहीं करना चाहती। और आज अगर आप सिर्फ इस बात पर बात करेंगे कि उन्होंने, आपको शायद अभी तक ये बात समझ नहीं आई। मैंने क्या कहा कि खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की गई, हिटलर से की गई, राक्षस से की गई, आप ही के तमाम ऐसे नेता थे। लेकिन सवाल ये उठा है कि चलिए आपने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन एक ऐसे शख्स जिसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, किसी के दिवंगत पिता पर आप किस तरीके से जा सकते हैं? मोदी जी की चर्चा कर रहा हूँ, मोदी जी को सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी ने मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहा, क्या यह सही था? उन्होंने सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा, ये सही था क्या? विदेशी बछड़ा कहा राहुल गांधी, क्या सही था क्या? आप बताइए मुझे, एक संसद को सूपनखा कहा, क्या सही था क्या? मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। तो आप बताइए कि पवन खेड़ा ने जो कहा वो सही है? उन्होंने सॉरी बोल दिया उसी मंच पर, इसीलिए उन्होंने ठाके लगाकर हंसते हुए दिखाई दिए। अरे मैं कह रहा हूँ अपनी गलती पे मैं हंस रहा हूँ। अपना हो गया। चलिए, इसीलिए पूरा देश इस समय कांग्रेस पर हंस रहा है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से इस समय पूरा देश कांग्रेस पर हंस रहा है। और शर्म की बात ये भी है कि यहाँ पर भी आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा। पैदा करा रहे थे, आप करा लीजिएगा। आप सिर्फ यही करिएगा, कांग्रेस का चरित्र हनन भाजपा के माध्यम से करिएगा।
और कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन आप वही तो देखिए कि आप जिस तरीके से हंस रहे हैं, अगर इसी तरीके से कांग्रेस इसी तरीके की बयानबाजी करती रही तो शायद पूरा देश, आप जिस स्थिति में पहुंचे हैं, देश आप पर हंस रहा है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही संदीप जी, प्रेमचंद शर्मा जी बताइए कि जो बात इस समय कह रहे हैं कि तमाम इस तरीके के, चले कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी की गई है वो गलत है, लेकिन बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बयानबाजी की है। करिश्मा जी, हमने किसके पिता के खिलाफ बयानबाजी? हमने क्या मनमोहन सिंह जी के पिताजी के खिलाफ बयानबाजी की या किसी और के पिताजी के खिलाफ की जो पॉलिटिक्स में कभी थे ही नहीं? एक पॉलिटिकल व्यक्ति, एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति, सुन लो, फिर गटर की तरह मुंह खोल रहे हो, फिर गटर की तरह मोदी जी को अपमानित करा दो। आपके सारे के सारे नेता ऐसे ही हो गए हैं, उधार की गैस मांगना बंद करो, बातें करते हैं, जरूर बातें करते हैं। अरे जनता की बात नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। आप अपने घरानों को, अपने कमीशन और जो मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने की कोशिश कर रहे नहीं बच पाओगे। मतलब माफी भी नहीं मांगते, चोरी भी करते हो, इसीलिए देश में आज कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ संदीप चौधरी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की बयानबाजी की जाती है और उसके बाद भी अपनी गलती का एहसास किसी को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संदीप त्रिपाठी की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो अपने बयान पर हंस रहे थे, क्या ये शोभा देता है कांग्रेस के लिए? कि राहुल जी ने जो बोला था, अगर वो परिस्थिति राहुल गांधी सेना को पिटवा रहे थे, राहुल गांधी सेना को पिटवा, सेना के लोगों की हत्या हो जाए, उनको मार दिया जाए, बेचारा शहीद हो जाए, और उसके बाद मोदी जी आएंगे, कुछ हुआ है, कोई आया था न कोई गया जाएगी। गजब की बात है भाई। चले एक मिनट आप दोनों रुकिए, मैं संदीप चौधरी जी से सवाल पूछ रही हूँ। संदीप चौधरी जी, देखिए करिश्मा जी, जिस तरीके से हमारे दोनों साथी बीजेपी और कांग्रेस के यहाँ पर लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की लड़ाई से कुछ होने वाला है। आप समाज में क्या स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं हिंदुस्तान की राजनीति का? करिश्मा जी, आपने ध्यान दिया होगा, जो अगर आप पिछली 10 डिबेट भी देखेंगे, आज की डिबेट को भी उसमें इंक्लूड करना, चाहे किसी पार्टी ने गलती की है, चाहे उसके नेता ने गलती की है, हम उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। केवल और केवल प्रवक्ता का ये काम रह गया है। प्रवक्ता सही बात कहने से, गलत को गलत कहने की भी हिम्मत नहीं करते हैं। वही काम आज संदीप त्रिपाठी जी यहाँ बैठ करके कर रहे हैं। वो कह सकते थे कि उन्होंने गलती की, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन नहीं, वो चीजें निकल के नहीं आती। बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने बिल्कुल ये बात कही कि उन्होंने गलती की और उस गलती को उन्होंने मान लिया। मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, संदीप जी, आप नामा राशि व्यक्ति हैं, मैं अनुरोध करूंगा, मैंने कहा कि उन्होंने गलती की और वहीं पर गलती मान ली है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। समय की कमी है तो चर्चा को यहीं पे रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देश के 11 राज्यों में 72 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकाने पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। गैंगस्टर और उनके करीबी के ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी के 3 शहरों में एनआईए की छापेमारी जारी और इसी के साथ 11 शहरों में एनआईए की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है, जिनमें यूपी के 3 शहर भी शामिल हैं और गैंगस्टर और उनके करीबी के ठिकानों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ ताबिश कमाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ताबिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एनआईए की तरफ से 11 राज्यों में छापेमारी। देखिए, एनआईए को जो इनपुट्स मिले थे उसके हिसाब से एनआईए देश भर के अंदर आज छापेमारी कर रहा है। देखिए, बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे। कुछ आतंकी संगठन हिंदुस्तान के अंदर एक्टिव हो रहे थे और पिछले कुछ दिनों से लगातार एनआईए इनको लेकर के अपनी तरफ से छानबीन करने की कोशिश कर रहा था। और आज जब बड़ी कार्रवाई होती है, देखिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है कई राज्यों में, जब एक साथ एनआईए छापेमारी कर रही है। अब तक खबर यह है कि लगभग 72 ठिकानों पर अब तक एनआईए अपना घेराबंदी कर चुकी है और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी एनआईए के हाथ लगे हैं। उन दस्तावेज के मुताबिक छानबीन करने की कोशिश की जा रही है।
दूसरी तरफ पंजाब और राजस्थान से जुड़े कुछ ऐसे नेटवर्क मिले हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिसमें एसएएफ संगठन है, जिस तरह के काम हिंदुस्तान में उन्होंने किए हैं या उनकी जो मंशा है उसके कुछ नेटवर्क जुड़े हुए मिले हैं। हालांकि आतंकी टेरर और फंडिंग को लेकर के पिछले कई दिनों से एनआईए अपना काम कर रहा था, लेकिन अब ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब एक साथ कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी की जाती है और साथ ही बड़े इनपुट्स हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त इंटेलिजेंस वर्कआउट किया गया होगा इस छापेमारी को लेकर के। दूसरी तरफ एनआईए की तरफ से हालांकि कोई ऑफिशियली चीज कभी नहीं कही जाती है कि एनआईए की तरफ से किस तरह का छापेमारी में क्या बरामद हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि एनआईए ने जो इनपुट उनको मिले थे उसके आधार पर जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये दर्शा रही इनपुट एनआईए के पास थे और इसीलिए ये कार्रवाई की गई। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे, एनआईए की तरफ से छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। 11 शहरों के 72 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है, जहां पर यूपी के 3 शहरों में इस समय एनआईए की तरफ से यह कार्रवाई जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस समय एनआईए गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी कार्रवाई कर रहा है। करीब 11 शहरों में ये छापेमारी कार्रवाई की जा रही है और जानकारी के मुताबिक एनआईए के पास काफी कुछ इनपुट मिले थे, जिनके आधार पर गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकानों पर एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई जारी है। हरियाणा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। तमाम विपक्षी दलों के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस सड़कों पर पैदल मार्च करती हुई विधानसभा सचिवालय पहुंची हुई है, जहां पर महंगाई, बेरोजगारी और ओपीएस की बहाली को लेकर जमकर प्रदर्शन कर रही है। हमारे ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर पुनिया ने ग्राउंड जीरो से कांग्रेस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल से खास बातचीत की। कल हरियाणा विधानसभा में जिस तरह से जमकर हंगामा हुआ, आज भी सड़कों पर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। मैडम, किस तरह से आप देखते हैं? क्या कल भी आपने काफी शोर शराबा वहां पर किया विधानसभा के अंदर, तो आज किस तरह से आपने देखते हैं आज फिर आपने सड़कों पर प्रदर्शन किया, तो क्या कहेंगे? हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर और बाहर हमारा लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ओपीएस का मामला है, कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहन बेटियां अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का मंत्री जी का इस्तीफा मैं नहीं लूंगा। ये नहीं कि वो देंगे कि नहीं देंगे, मांगेंगे नहीं, लूंगा ही नहीं कह रहे हैं। और उसके बाद जो है बेरोजगार युवा हमारा सड़कों पर धक्के खा रहा है। आज समझती हूँ कि मैं रेगुलर जॉब्स देने की बजाय कौशल विकास निगम के तहत जो है उनको आधी तनख्वाह पर, अडॉक पर, कच्चे, और उनका सुरक्षित भविष्य नहीं है। ऐसे में हमारा किसान अन्नदाता जो है लगातार पहले धरना प्रदर्शन करता रहा। 700 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। सरकार ने पहले तो इन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए क्षमा याचना करते हुए 3 काले कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन उसके बाद भी एमएसपी की कोई गारंटी देने का काम नहीं किया। तो आज जो हरियाणा असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आ चुका है, चिंता का विषय है। यही कारण है कि हम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थी हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री बिल्कुल भी संदीप सिंह का इस्तीफा लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जो बेटियां हैं, वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वो बिल्कुल भी हरियाणा में देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर पुनिया, जेके 24/7 के लिए। चलिए, इसी बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। बात करते थे वो हमारे बीच में नहीं। जगदीश कांग्रेस जी की भी इच्छा थी राजनीति में कि तो उन्होंने चाहे वो ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष रहे हों, पर सेवा शिक्षा में शुरू करना, गौशाला करना, हमारे बीच से चले गए। इस बात का गम और दुख तो हमेशा रहेगा, आपको भी, हम सबको भी है। तो मूर्ति लगने का मायने भी होते हैं, चाहे वो शहीद की मूर्ति लगो, चाहे महापुरुषों के लोगों, चाहे जब ही ऐसे समाज सेवा करने वाले को लगे हो। आने वाली पीढ़ी है, नौजवान भी देखते हैं मूर्ति किसकी लगी है, क्यों लगाई गई है, क्या योगदान था इनका समाज के लिए। तो नौजवान पीढ़ी भी प्रेरणा लेती है,
शिक्षा देती है, समझती है, समझने का प्रयास करती है और भाव पैदा करती है कि जिसकी मूर्ति लगी है उन्होंने अच्छे काम किए, इसलिए मूर्ति लगाई समाज ने, परिवार ने, मुझे भी कुछ करके दिखाना चाहिए। ये भाव जो बनते हैं ये हमारे प्रदेश को, समाज को, देश को मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ चलन सदियों से है, वर्षों से है कि जब कोई मौका लगे तो समाज सेवा करने वाला हो, महापुरुष के रूप में हो। सही आप देख रहे हो कि कितना राजस्थान का योगदान है देश के सीमाओं की रक्षा करने के लिए। पूरा देश इस बात को मानता है कि राजस्थान वो धरती है जहाँ के हर परिवार के अंदर किस प्रकार से जज्बा है देश प्रेम का, देश की सीमाओं की रक्षा करने का। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए मैं इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपको विस्तार से बताई। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जो बजट हमने पेश किए हैं, 5 बजट पेश किए इस बार मैंने, पिछली बार 5 बजट पेश किए थे वित्त मंत्री के रूप में। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि बजट को बनाने में मैंने बहुत रुचि दिखाई। राहुल गांधी का कहना था बजट बनाओ उसके पहले जनता से बात करो। पहले बजट बनते थे, विचार रखते थे सब लोग, नेता लोग, पर जनता के बीच में जाओ, अलग अलग वर्गों से बात करो, वो क्या चाहते हैं, वो आपके घोषणा पत्र माना चाहिए। इस प्रकार के घोषणा पत्र बने थे, बनाने प्रारंभ हुए। नतीजा है कि हमने पहली बार जब सीपी जोशी जी मंत्री थे मेरे साथ में, तब से ही हमने क्या किया, हिंदुस्तान में पहली सरकार हमारी थी। वरना लोग घोषणा पत्र को भूल जाते थे जीतने के बाद में। सरकार के जो सरकार बनती थी वो पार्टी बोल सकती थी और जनता भी जाती रहती थी। हमने महत्व दिया अगर पहली बार तो घोषणा पत्र को, कैबिनेट में उसको रख करके हमने इस प्रकार को पास करवाया कि भाई हमने वादा, ये जो घोषणा पत्र लिखा हुआ है, जनता ने वादे करके जीत के आए, तो हमारी ड्यूटी बनती है इन वादों को निभाएं, खाली कागजों में नहीं रहे। तो राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप। राजस्थान में एक मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम गहलोत पहुंचे थे और इसी के साथ उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 22 अप्रैल 2023 से शुरू होने जा रही है। सरकार ने चारधाम के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और साथ ही ये भी बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी दर्शन की अनुमति नहीं होगी। फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पहली बार चारधाम पर आने वाले यात्री एडवांस बुकिंग कर सकेंगे। वहीं 21 फरवरी से यात्रियों और गाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है और इस बार ऑफलाइन पंजीकरण के लिए चारधाम यात्रा मार्गों पर काउंटर नहीं खोले जाएंगे। यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ऐसा रखा गया है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के कुछ नेताओं को दायित्व बांट सकते हैं। भाजपा प्रदेश संगठन की ओर से इसके लिए कवायद शुरू की जा रही है और इसी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार में दायित्व के लिए जल्द ही पार्टी नेताओं की सूची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। उन्होंने होली से पहले दायित्व आवंटन की उम्मीद जताई है। हमारे प्रभारी 24-25 तारीख को विश्व गौतम जी आ रहे हैं एक बार उनसे चर्चा के बाद, और मुझे लगता है बहुत जल्दी दायित्व जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को वो दे दी जाएगी। तो क्या हमारे संगठन भी ये महसूस कर रहा है कि नहीं, महसूस देना ही होता है, महसूस का विषय नहीं है। हर बार दिए जाते हैं कार्यकर्ता, अभी क्योंकि संगठन हमारा बन रहा था और मुझे बताते खुशी है कि हमने बहुत जल्दी अपना संगठन बन रहा था, सारे मोर्चे प्रकोष्ठ हमने गठित कर दिए हैं। अब बहुत से कार्यकर्ता हैं जो हमको, जिनका सहयोग सरकार में लेना है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं हम दायित्व देंगे।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम पुलिस ने बोगन क्रॉसिंग पर नाके के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के नाम शौकत अह गनी और बिलाल अह मीर बताया और तस्करों के पास से 2 किलो गांजा और 120 ग्राम कैनबिस पाउडर बरामद किया। आपको बता दें कि अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में चल रही बोर्ड परीक्षा एग्जाम सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे लखनऊ के डीएम और डीएम सूर्यपाल गंगवार ने केकेसी इंटर कॉलेज का दौरा भी किया है। वहीं केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश भी दिए। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू की गई हैं और करीब 58 लाख परीक्षार्थी इस बार बोर्ड परीक्षा में भाग ले रहे हैं। परीक्षा को लेकर इस बार बोर्ड काफी सख्त है और इसी के मद्देनजर लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कैसरबाग स्थित केकेसी इंटर कॉलेज का जायजा लिया। डीएम के अचानक पहुंचने से कॉलेज में हड़कंप मच गया। डीएम ने एग्जाम सेंटर पर व्यवस्थाओं को देखा और साथ ही सभी केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश भी दिए। यूप्लेक्स पैकेजिंग कंपनी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी कंपनी के दिल्ली, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु और नोएडा के साथ ही ग्रेटर नोएडा समेत देश भर में 64 ठिकानों पर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यूप्लेक्स कंपनी पर टैक्स चोरी और अनअकाउंटेंट ट्रांजैक्शन का गंभीर आरोप है। मामले की जानकारी होने के बाद आईटी विभाग ने सर्वे किया था और अब विभाग सर्च अभियान चला रहा है। वहीं ग्राउंड जीरो पर इस छापेमारी का क्या माहौल है, इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। सुबह से ही यूफ्लेक्स ग्रुप पर लगातार छापेमारी चल रही है। सुबह 6 बजे से लगभग 5 जो गाड़ियां हैं वो यहां आई हुई हैं और इस समेत लगभग देश भर के अलग अलग 64 ठिकानों पर कंपनी के इनकम टैक्स विभाग की ये छापेमारी बताई जा रही है। दस्तावेजों में गड़बड़ी, इनकम टैक्स में गड़बड़ी को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। सुबह 6 बजे यहाँ इनकम विभाग की टीम पहुंची थी और तब से ही जो कंपनी का अकाउंट्स विभाग है वहाँ के जितने भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। बाकी जो अधिकारी हैं उनसे बैठाकर पूछताछ की जा रही है और डॉक्यूमेंट चेंज किए जा रहे हैं। आपको बता दें यूफ्लेक्स ग्रुप के 64 ठिकानों पर लगभग देश भर में छापेमारी की जा रही है और अलग अलग जगहों पर टीम आज सुबह से ही पहुंची थी और ये कार्रवाई चल रही है और सैकड़ों अधिकारी जो हैं छापेमारी में जुटे हैं और दस्तावेज खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु सहित तकरीबन ये 64 ठिकाने हैं। बताया जा रहा है कि लेन देन में गड़बड़ी की सूचना पर ही छापेमारी हो रही है। इससे पहले भी यूफ्लेक्स ग्रुप पर छापेमारी हुई थी और एक बार फिर से अब इनकम टैक्स की टीम यहाँ पहुंची है और इनकम टैक्स में गड़बड़ी, दस्तावेजों में गड़बड़ी की खबरें बताई जा रही हैं। अब देखना यही है कि इनकम टैक्स विभाग को यहाँ से क्या कुछ हाथ लगता है। हैदर अली, चैनल 47 न्यूज़, नोएडा। शिवसेना में जारी कब्जे की लड़ाई। शिवसेना में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से शिवसेना में कब्जे की लड़ाई को लेकर उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है। कल लगभग 3:30 बजे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है और इससे पहले की सुनवाई में उद्धव गुट की याचिका की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि पहले ही उद्धव गुट के कार्यालय पर कब्जा किया जा चुका है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो उनके बैंक खाते भी छीन लिए जाएंगे। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग का आदेश सिर्फ विधानसभा के 33 सदस्यों पर आधारित है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शिवसेना विधायक के बेटे ने सोनू निगम के साथ हाथापाई की। मुंबई के चैम्बूर में सिंगर सोनू निगम पर हमला हुआ और बताया जा रहा है कि लाइव म्यूजिक इवेंट के दौरान सोनू निगम पर यह हमला किया गया। शिवसेना विधायक के बेटे ने सोनू निगम पर यह हमला किया है। लाइव इवेंट के दौरान सोनू निगम पर शिवसेना विधायक के बेटे की तरफ से हमला किया गया। तो मुंबई के चैम्बूर से ये तस्वीरें निकल के सामने आई है जहां पर बॉलीवुड के जाने माने सिंगर सोनू निगम का एक लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था कि इसी दौरान शिवसेना विधायक के बेटे की तरफ से उन पर अटैक कर दिया गया। आप लोग की जो सेल्फी और फोटोग्राफ का जो चला हुआ है ना, नहीं कुछ समझता नहीं तो उसने पकड़ लिया मुझे, तो पकड़ा तो उसके बाद में उसका नाम है स्वप्निल प्रकाश वातरकर, वो बाद में मुझे मालूम पड़ा।
उसने पकड़ लिया तो मुझे बचाने के लिए पहले हरि कहाँ है? हाँ, हरि प्रकाश, पहले हरि को उसने पुश किया, तो वो वीडियो में देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले हरि को पुश किया है। उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में मैं नीचे गिर गया हूँ। हाँ, मैं स्टेप पे गिर गया, तो मैं अगर मैं साइड में होता तो मैं गिर जाता, तो मैं स्टेप पे गिरा, तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता वो, अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।